नमस्कार। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की रविवारी साहित्य प्रसारण। नमस्कार। राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की रविवारी साहित्य प्रसारण श्रृंखला में मैं प्रेमचंद गांधी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये महीना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म का महीना है और हमने इस बार जब 6 नवंबर को जो पहला रविवार था, उस दिन हमने नेहरू के लोकतांत्रिक भारत की संकल्पना पर एक चर्चा की थी और अभी 13 नवंबर को हमने हिंदी में बाल साहित्य के लेखन पर एक बातचीत की थी। आज हम नेहरू को लेखक के रूप में देखेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नेहरू का एक लेखक के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान है और हम लेखक साथियों को उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि लेखक के रूप में भी नेहरू की निंदा हो रही है, नेता के रूप में तो होती ही रही है। लेकिन हम लेखकों का दायित्व है कि हम अपने जो भी स्टालवार्ट्स रहे हैं, हमारे महान लेखक रहे हैं, उनके साहित्य पर किसी न किसी अवसर पर बातचीत की जाए। तो आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक राजनेता से अधिक लेखक के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे और हमारे बीच आदरणीय कथाकार, उपन्यासकार विभूति नारायण राय उपस्थित हैं। मैं राय साहब आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले यही चर्चा करने की बात शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत इससे करें कि लेखक के रूप में नेहरू का व्यक्तित्व जितना बड़ा माना जाता रहा है और कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में के सबसे बड़े अंग्रेजी प्रोज़ राइटर्स में उनकी गिनती होती है और उनकी किताबों की संख्या भले ही 5 हो, लेकिन उनके भाषणों और उनके पत्रों का जो पूरा संकलन है, वो बहुत विशाल उनका लेखन का क्षेत्र रहा है। तो एक गद्यकार के रूप में राय साहब आप नेहरू को किस रूप में देखते हैं? गद्यकार के रूप में आप उनकी किस तरह से आकलन करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा प्रेमचंद जी। आपने शुरुआत में सही कहा कि इस समय नेहरू के ऊपर तरह-तरह के हमले हो रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ खास लोगों के लिए नेहरू एक बड़ी चुनौती बन के उभरे हैं और उन्हें शायद ऐसा लगता है कि जब तक एक लकीर को छोटा ना कर दिया जाए, तब तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींची जा सकती। तो वो लगातार नेहरू के अलग-अलग जो व्यक्तित्व के टुकड़े हैं, उन पे हमले कर रहे हैं। एक राजनेता के तौर पर, एक समाजशास्त्री के तौर पर, भारत के भविष्य के बारे में कुछ खास तरह की योजनाएं बनाने को लेकर हर जगह नेहरू ने एक चुनौती लग रहे हैं और नेहरू पे हमले हो रहे हैं। बल्कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014, तो उसी समय केरल के मलयालम की एक पत्रिका में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पत्रिका थी, उसमें एक लेख छपा और लेख का जो जिसे आप कह सकते हैं कि सार ये था, उन्होंने कहा कि हमें गांधी की हत्या नहीं करनी चाहिए थी, हमें नेहरू को मारना चाहिए था। और ये एक ऐसा विस्फोटक किस्म का बयान था कि जिस पे हंगामा मच गया और यहाँ तक कि जिस विचारधारा से जुड़ी वो पत्रिका थी, उस विचारधारा के लिए भी सामाजिक रूप से इसको स्वीकार करना, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं और ये हमारी आधिकारिक
लाइन नहीं है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी एक उनसे जुड़ी हुई एक पत्रिका में छपा था। जो लेखक थे वो खुद उसी संगठन के थे। तो ये आपने अपनी जो ऑफिशियल मैगजीन है उसमें छपी हुई किसी चीज को आप नकार दें, लेकिन उसे जनता के मन में तो ये सवाल उठेंगे ही कि आखिर नेहरू आपको इतनी बड़ी चुनौती क्यों लगते हैं। मैंने इस पर एक लेख भी लिखा था, वो वर्तमान साहित्य का संपादकीय था, और मैंने उसमें यही जांचने की कोशिश की कि जवाहरलाल नेहरू संघ परिवार के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है। तो जब हम नेहरू के लेखन की बात करेंगे तो उसमें ये रेलेवेंट हो जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि आखिर एक राजनेता या एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी समाज को लेकर के कुछ सपने देखता है, एक खास तरह का समाज बनाना चाहता है, एक खास तरह की विश्व दृष्टि उसकी है, समाज की संरचना को लेकर के उसके मन में कुछ समझदारी है, तो ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए तो जरूरी है कि जो उसने कहा हो, जो उसने लिखा हो, जो कुछ वो जिस तरह से वो स्फुट ही सही उसके विचार जगह जगह आते हैं, उन सबको जब आप संकलित करके एक साथ देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये समाज को लेकर इसकी क्या दृष्टि थी। ये सबसे पहले तो हम लेखक के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को समझने के लिए उस समय को समझें जिस समय में जवाहरलाल नेहरू लिख रहे थे। उनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी, उनकी जो पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि थी, और देश में जो उथल पथल मची हुई थी उस समय, उसको थोड़ा देखना होगा। आपने सही कहा कि नेहरू की 5 ही किताबें हैं, कोई शक नहीं, लेकिन नेहरू अपने अगल बगल जो कुछ घट रहा था और जो एक लंबा इतिहास जिसके जो हमें विरासत में मिला है, उसमें जो कुछ अलग अलग कालखंडों में भी जो कुछ घटा है, उन सब पे बड़ी पैनी दृष्टि रखते हैं और एक खास तरह की सोच से उसको विश्लेषित करते हैं। ये एक वैज्ञानिक और तर्कवादी सोच है। इसमें आस्था का या अंध आस्था का, अंधश्रद्धा का के लिए कोई स्थान नहीं। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू 20, 30 और 40 के दशकों के भारत की आप कल्पना कीजिए, जब वो देश आजादी के लिए खास तरह से लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी 1920 आते आते कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे थे। 20 और 30 के 2 बड़े आंदोलन थे, भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो नहीं, असहयोग और ये सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये दोनों आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए थे। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही लॉन्च हुआ। तो ये एक खास तरह का समय था जिसमें बुरी तरह बेचैनी भी भरी हुई थी, जिसमें बहुत सारे अंतर्विरोध थे, जो सांप्रदायिक मुद्दे थे वो सर उठा रहे थे। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू समाज था, उसके अंदर छुआछूत, अशिक्षा, अंधश्रद्धा, इस तरह के मुद्दे छिपे हुए थे। किसान, खासतौर से अवध के किसान, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जिस क्षेत्र से आते थे और जहां सक्रिय थे, उनमें खास तरह की सक्रियता दिखाई दे रही थी। तो ये सब ले करके ये जो बेचैनी थी, ये जाहिर है कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा और अपने समय और समाज पर पैनी दृष्टि रखेगा, तो ये सारी चीजें उसे प्रभावित करेंगी। और जवाहरलाल नेहरू को भी इन्होंने प्रभावित किया। जवाहरलाल नेहरू ने का जो लेखन है, आप देखेंगे वो इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है जवाहरलाल नेहरू के लेखन का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक खास तरह की बेचैनी का समय था। आजादी की लड़ाई के लिए आंदोलन चल रहा था और गांधी जी का नेतृत्व लगभग स्थापित हो चुका था 1920 आते आते। तो उस समय ये आंदोलन भी एक खास दिशा, एक खास, जिसे आप कह सकते हैं, औजार से लड़ा जा रहा था, और वो औजार था अहिंसा का। यानी आप बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन करते थे, जनता सड़कों पे आ जाती थी, लेकिन वो हाथ नहीं उठाती थी, हिंसा नहीं करती थी,
और अंग्रेज जेलों में भरते थे। वो कुछ सालों हमारे सारे बड़े नेता जो उस जमाने के थे सब जेलों में गए, वहां रहते थे, वहां से लौटते थे। जवाहरलाल नेहरू का जो के लेखन का एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये भी है कि उनका लगभग सारा लेखन जेलों में लिखा गया। आप जरा कल्पना करिए कि जेलों में आपके पास कोई रेफरेंस के लिए लाइब्रेरी नहीं हो सकती, आपको बहुत सारी सुविधाएं जो मुहैया हो सकती थी वो नहीं वहां मुहैया होती थी। उसके बाद भी वो लिखते थे और एक अद्भुत मेधा का परिचय देते थे, मतलब स्मरण शक्ति भी, और उसको जो एनालिसिस जो एनालिटिकल जो उसके पीछे एक ताकत थी उसका एक अद्भुत प्रदर्शन जवाहरलाल नेहरू के लेखन में मिलता है। और ये सब जेलों में, हालांकि ये एक सैड कमेंट्री हमारे समकालीन समाज पर भी है कि हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज जिस तरह की सुविधा दे देता था कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता जब जेलों में जाते थे, या कम्युनिस्ट पार्टियों के भी, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे नेता उस दौर में जेलों में गए और उन्होंने बाहर आकर के जो लिखा तो उसे पता चला कि वहां अंदर उनको लिखने पढ़ने की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थी। तो जवाहरलाल नेहरू को भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। नैनी और अल्मोड़ा ये सारे जेल थे जिनमें जो मेजर पोर्शन उन्होंने लिखा। सबसे पहले तो शुरुआत जो होती है वो अपने बेटी को, यानी इंदिरा गांधी जिन्हें इंदू कहते थे, उनको लिखे पत्रों से होती है। ये पत्र सामान्य पत्र नहीं है कि एक बाप लिख रहा है और हिदायतें दे रहा है कि तो अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना, अपनी माँ जो उस समय बीमार थी कमला जी उनकी देखभाल करना, बल्कि पिता जो है इन पत्रों के माध्यम से अपनी बेटी को दीन दुनिया से शिक्षित कर रहा है। वो बड़े गूढ़ प्रश्नों को उठाता है जो हमारे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। वो चाहे इर्तका जिसे कहते हैं, ये जो एक कैसे ये विकसित हुई पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी जो मानव प्रजाति है ये कैसे विकसित हुई, इससे ले करके हमारे भूगोल, इतिहास और जो उस समय का जो समाज था उसका शास्त्र, इन सब प्रश्नों पर वो अपने पत्रों में विचार विमर्श करते हैं। और मजेदार बात ये देखिए कि हिंदी में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पत्र जो अंग्रेजी में लिखे गए थे उनका हिंदी में अनुवाद प्रेमचंद ने किया। मतलब हिंदी का एक बड़ा लेखक, वो इस बात पर उसको खुशी हो रही थी कि उसे जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का अनुवाद करने का मौका मिला। तो ये तो एक शुरुआती उनका वो है, लेकिन इन पत्रों से ही आपको समझ में आ जाता है कि क्या विचार दृष्टि क्या है या विश्व दृष्टि क्या है जवाहरलाल नेहरू की, वर्ल्ड व्यू क्या है, और वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से तार्किकता और विवेक उनके पूरे लेखन पर हावी है। और अपने बच्चे को भी, अपनी इकलौती बेटी को भी वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि विवेकी मनुष्य बनाना चाहते। लेकिन उसके बाद उनकी दो किताबें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें भारत में मुझे नहीं लगता कि हम में से शायद ही कोई होगा जिसने किसी न किसी दौर में पूरा या उसके कुछ अंश ना पढ़े। एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और दूसरे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से लगता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज में निकले, लेकिन वो उसका सही जो अर्थ है वो भारत को समझने के लिए निकले हैं। भारत की खोज में नहीं निकले हैं बल्कि भारत की आत्मा की खोज में निकले हैं और भारत को समझने के लिए निकले। आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा एक हमारा कई हजार साल का इतिहास, कई हजार साल का जो हमारा सभ्य होने का संघर्ष है, उस संघर्ष के दौरान जो हमारे अपने अंतर विरोध है, जो हमारी कमजोरियां हैं, उन सब का एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि प्रवाह के साथ और एक बड़े बहुत जो आसानी से आपको समझ में आ सके
इस तरह की शैली में वो पूरा उसको लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादातर क्या, मेरे ख्याल से सभी कुछ अंग्रेजी में ही लिखा। हालांकि वो हिंदुस्तानी भी बहुत अच्छा बोलते थे। उन्हें एक बार अपने बचपन में मैंने भी भाषण उनका सुना है, तो हिंदुस्तानी बहुत अच्छा बोलते थे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि 1949 में जब ये संविधान लागू हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू 1950 में पूरे 50 और 51, क्योंकि 52 के जनवरी में चुनाव होने थे, इन 1.5 सालों में उन्होंने 300 से ज्यादा सभाएं की। और वो जलंधर से शुरू करके देश के कोने कोने में गए, और उन 300 सभाओं में उन्होंने एक भाषा का इस्तेमाल किया जो हिंदुस्तानी थी। एक विषय रखा, वो विषय था कि भारत अब कैसा बनेगा। हम आजाद हो गए हैं, हम एक गणतांत्रिक राज्य के तौर पर और एक संप्रभु राज्य के तौर पर हम विश्व के नक्शे पर उभर गए हैं, लेकिन अब हमारा भविष्य क्या होगा, हम किस तरह का समाज बनाएंगे। और उसमें वो उस जमाने में आप सोचिए कि सन 47 के रक्तपात का की कल्पना करिए, विभाजन की विभीषिका की कल्पना करिए। लाखों लोग इधर से इधर आए थे, मारे गए थे, लुटे थे, पिटे थे। इन सब के बीच में जब सांप्रदायिक विद्वेष अपने चरम पे हो, उसमें 300 सभाओं में खड़े होकर के जवाहरलाल नेहरू ने ये समझाया कि क्यों भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहिए। ये हर भाषण का जो कंटेंट, जो अगर आप कंटेंट एनालिसिस करें, तो हर भाषण का लुब्बे लुबाब यही था। भाषण लगभग 1.5 घंटे में खत्म किया गया, हिंदुस्तानी भाषा में बोला गया, चाहे वो मद्रास में रहा हो, चाहे कटक में रहा हो, चाहे गुवाहाटी में रहा हो, और 1.5-2 लाख लोगों के सामने बोला गया। और मैं इस प्रसंग का सिर्फ इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि एक लेखक के तौर पे जवाहरलाल नेहरू का गद्य समझने में इसमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि इतनी आसानी से उन्होंने एक ऐसी भाषा में, जिसमें वहां मौजूद श्रोताओं में बहुत सारे लोग पहली बार जिसे सुन रहे थे या जिससे बहुत भिज्ञ नहीं थे, बहुत अच्छी तरह जिसे नहीं जानते थे, उस भाषा में उन्होंने उन्हें कन्विंस कर दिया कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, भारत को अगर एक प्रगतिशील और एक जिसे आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने वाला समाज बनना है, तो उसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना पड़ेगा। और वो समझा पाए। इसीलिए जब 52 की जनवरी में चुनाव हुआ, पहले आम चुनाव हुए, तो जिस संविधान ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना की थी, और जिस संविधान को बनाने वाले लोग, जो संविधान सभा थी, वो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं थी, उस संविधान पर मोहर जनता ने लगाई। 52 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 3/4 से ज्यादा जगह मिली, और नंबर 2 पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो जो नंबर 1 और नंबर 2 पार्टियां थी, वो उस संविधान के पक्ष में थी, धर्मनिरपेक्ष संविधान के। और जो हिंदुत्ववादी पार्टियां 3 थी, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ, उन्हें मिला के 10 सीटें मिली। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप ये अंदाज लगाएं कि एक लेखक के तौर पे जवाहरलाल की कम्युनिकेशन स्किल कितनी जबरदस्त रही होगी, कितना जबरदस्त संप्रेषण करते रहे होंगे। उन्होंने उन लोगों के सामने जिनकी भाषा में वो नहीं बोल रहे थे, और जिनमें से मेजॉरिटी, यानी उस जमाने में आप 47, 48, 50 में साक्षरता की दर 10% से भी कम रही होगी, ज्यादातर निरक्षर लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनना है। ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी। ये इसलिए मैंने कहा कि इससे आपको अंदाज लगेगा कि वो किताबों में भी कैसा अद्भुत गद्य रच रहे थे। आप अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें, तो बहुत सारे अंश तो उसके कविता की तरह लगते हैं। मतलब एक अच्छे गद्य का नमूना। अच्छा गद्य मुश्किल गद्य नहीं होता। हम हिंदी में भी देखते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इतना झेल और मतलब ऐसा गद्य जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए और आप समझ ना पाए, तो वो गद्य अच्छा गद्य नहीं माना जाएगा। एक गद्य, अच्छा गद्य तो वही है जिसमें लालित्य तो हो, जिसमें गति हो, प्रवाह हो, जिसमें सौंदर्य हो, बल्कि जो कुछ हद तक कविता के करीब हो, लेकिन वो आसानी से संप्रेषित हो रहा हो, आसानी से समझ में आ रहा हो। तो जवाहरलाल नेहरू का गद्य ऐसा ही था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे अगर आपको याद होगा कि श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई, फिल्म कह रहा हूं मैं, एक लंबी सीरीज
टेलीविजन पर सीरियल एक बनाया, और उसमें आप वो तो डाकू ड्रामा जैसा था, एक नाटक भी चल रहा था, ऐतिहासिक चरित्र हमारे सामने पर्दे पे भी दिख रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू का गद्य ज्यादातर ओमपुरी के आवाज में, शायद बीच में कुछ दूसरे लोगों की भी आवाज है, वो उनका गद्य चल रहा था। तो आपको वो डाकू ड्रामा देखने की जरूरत नहीं थी, उस गद्य को पढ़ते हुए ही आपको भारतीय समाज के सारे अंतर्द्वंद, भारतीय समाज के सारे अंतर्विरोध और भारतीय समाज की सारी शक्तियां ये आपके समझ में आती थी। तो ये जबरदस्त, जिसे आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिस किताब को आप कहते हैं, वो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू का अपना प्रयास है भारत को समझने के लिए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, जैसे मैंने कहा कि किसी लेखक को समझने के लिए उसकी सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी समझना जरूरी होता है। तो जवाहरलाल नेहरू तो एक आराम, जिसे कह सकते हैं बहुत आरामदेह माहौल में पैदा हुए, अच्छे धनी परिवार में रहे, विलायत पढ़ने गए, लतीफे यहाँ तक गढ़े गए कि उनके कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे। मतलब उसमें सच्चाई नहीं, लेकिन ये सच्चाई तो है कि उन्हें जो भारतीय समाज था 20, 30 और 40 के दशकों तक का, उनमें जो कुछ आराम के उपकरण हो सकते थे सब उन्हें उपलब्ध थे। तो वो भारत, खासतौर से भारत के गांवों को उस तरह से नहीं देख सकते थे जैसे गांधी जी ने प्रयोग किया। गांधी जी देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो गांधी जी को गोखले ने कहा कि भाई तुम्हें भारत एक बार देखना चाहिए। तो गांधी जी सचमुच विचलित हो गए जब वो घूमे उस जमाने की रेलवे ट्रेनों में, बसों में, और जो दरिद्र नारायण के उनको दर्शन हुए, और जिसके बाद उन्होंने खुद भी लंगोटी पहनना शुरू कर दिया। तो वो एक दूसरा साक्षात्कार था। जवाहरलाल नेहरू का उस तरह से साक्षात नहीं हुआ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बौद्धिक क्षमताओं से और लोगों से इलाहाबाद में आनंद भवन में बैठ करके या अवध के किसानों के आंदोलनों में शरीक होकर के वो बहुत सारी चीजें सीखी, और उससे उन्हें भारत को समझने में आसानी हुई। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसी तरह की एक किताब बनती, बल्कि कैसा भारत माता उनके लिए क्या थी, इससे जुड़ा एक किस्सा मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आएगा कि जिस भारत को डिस्कवर करना चाहते थे वो भारत भौगोलिक नक्शा नहीं था, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी, ये भूगोल का एक टुकड़ा नहीं था। एक संस्मरण है कि नेहरू जी कहीं पंजाब में जा रहे थे और उनकी कार को हट्टे कट्टे जट किसानों ने कहीं रोक लिया, और जब वो उतरे तो वो 6-6, 6.5 फीट ऊंचे किसान, वो उन्होंने भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए। तो जवाहरलाल नेहरू ने उधर उनसे पूछा कि भाई ये कौन है भारत माता, किस भारत माता की जय कर रहे हो? तो अब वो किसान बेचारे पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो किसी तरह के आप उनसे बौद्धिकता की उम्मीद नहीं कर सकते, कोई वो इस तरह से फिलोसोफाइज नहीं कर सकते अपने आराध्य को। तो वो एक दूसरे की तरह शर्मा के देखने लगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई ये भारत माता हम सब हैं, तुम भी भारत माता हो। तो जब तुम भारत माता की जय कह रहे हो तो तुम अपनी जय कर रहे हो, और इस देश के जो उस जमाने में 20, 25, 30 करोड़ जो जनता है, ये सब भारत माता, ये उनके कहने का मतलब था। तो ये जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी हो रही है तो ये सिर्फ आप भूगोल की डिस्कवरी नहीं हो रही है, जैसे हमारे बहुत सारे स्थूल किस्म के यात्रा वृत्तांत हम अपनी भाषा में भी देखते हैं, दूसरी भाषाओं में भी, जो सिर्फ किस जगह गए और किससे मिले और यही सारे विवरण नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना, उसकी शिनाख्त करना और उसकी तलाश करना उनका मकसद है, जिसको भारत माता कह रहे हैं। तो ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण किताब उनकी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास की झलक के नाम से। अच्छा, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा था जी, आप म्यूट कर लीजिएगा कि
मेरे ख्याल से उन्होंने उनकी जो सबसे पहली किताब प्रकाशित हुई थी वो यूरोप और रूस से लौटने के बाद प्रकाशित हुई थी, जो सोवियत रशिया सम इसके सम रैंडम स्केचेज एंड इम्प्रेशंस करके किताब थी। और वो जो भारत वहां से लौट के आए थे, तो जो कुछ उन्होंने रूस में देखा और उसको लेकर अखबारों में जो लेख लिखे थे, वो किताब मेरे ख्याल से 1928 में पहली वो छपी थी। और उसके बाद ये जो लेटर्स टू डॉटर फ्रॉम हिज फादर, जो पिता के पत्र, जिसका आपने जिक्र किया और आपने अच्छी बात बताई कि मुंशी प्रेमचंद ने उसका अनुवाद किया। और उसके बाद ये ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात करेंगे हम। आपने बहुत अच्छी बात एक बताई कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, वो अपने आप में भारत के इतिहास की, भारतीय संस्कृति की भी खोज है अपने आप में। वो कि भारत की खोज सिर्फ इस तरह से नहीं की जा सकती जैसा आपने कहा कि जो मतलब ज्योग्राफिकली, बल्कि उसको भारत को इतिहास के नजरिए से देखना, पूरे सांस्कृतिक नजरिए से देखना। और वो भारत की संकल्पना, मुझे लगता है कि जो आजाद भारत की संकल्पना उनके दिमाग में रही होगी कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। जैसा आपने चर्चा की कि जो 300 भाषण उन्होंने दिए, वो और उसके बाद के जो भाषण हैं उनके, लाल किले से दिए गए भाषण, आप उन सब में वो चीज पाते हैं, जातिवाद के खिलाफ हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश की एकता को बरकरार रखना है, उसको लेकर उनका हमेशा जोर रहा। राष्ट्रीय एकता पर उनका सबसे ज्यादा जोर रहा, किसानों को लेकर और देश की औद्योगिक और विकास के साथ साथ शैक्षिक विकास, वैज्ञानिक चेतना, ये सब उनके भाषणों में रहा। तो एक चीज जो आपने अभी बात की, तो इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा था कि उनका अध्ययन भी बहुत, एक लेखक के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अध्ययन। और मुझे लगता है कि उनका अध्ययन इतना विशाल था, जिसमें वो मतलब धर्म ग्रंथों के साथ, मतलब कुरान, बाइबल, भगवत गीता, रामायण वगैरह जो अपने धार्मिक ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, उनके साथ साथ वो बर्ट्रैंड रसेल से लेके रोमियो रोला तक तमाम बड़े इतिहासकार और इतिहास लेखकों को पढ़ते रहे हैं। तो जो मतलब भारत की खोज वाली किताब और या ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर उसको देखें, दोनों किताबों को साथ देखेंगे, तो हमें समझ में आता है कि एक लेखक के रूप में उनका विजन जो था वो मुझे लगता है कि एक अलग तरह के भारत का नक्शा उनके दिमाग में था। जी। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, न सिर्फ उनका अध्ययन विशाल था, बल्कि इंटेलेक्चुअली भी एक, जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक सुपीरियर मनुष्य की तरह उन्हें आप पाते हैं। अपने समय के ज्यादातर पब्लिक इंटेलेक्चुअल से उनका सीधा कांटेक्ट था, पर्सनल कांटेक्ट से। आपने वो किस्सा सुनाई होगा कि हेरोल्ड लास्की ने उन्हें एक पत्र लिखा और उन्होंने के आर नारायणन को इंडियन फॉरेन सर्विस में अपॉइंट कर दिया। या बहुत सारे लोग जो पूरे यूरोप में और अमेरिका में उस समय एक बड़े इंटेलेक्चुअल के तौर पे जाने जाते थे, वो उनसे इनके व्यक्तिगत संपर्क थे, पत्र व्यवहार होता था, दिल्ली आते थे, इनके मेहमान बन के रहते थे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि भारत का प्रधानमंत्री बौद्धिक रूप से भी इतना सक्षम हो कि, इसीलिए आप देखें कि जो साहित्य और संस्कृत से जुड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, चाहे संगीत नाटक अकादमी हो, ललित कला अकादमी, सब आखिर किसने बनाई? ये वही आदमी बना सकता है जो खुद भी कैपेबल हो, इंटेलेक्चुअली कैपेबल हो, मतलब जो सक्षम हो, जो सोचता हो, पढ़ता हो, समझता हो चीजों को, वही बना सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए, आपने सही कहा। जो सोवियत रूस से लौट के आए थे, उनका क्योंकि बहुत जिक्र नहीं होता, लेकिन एक जो उनकी पूरी की पूरी सोचने की जो पद्धति थी और जो प्रक्रिया थी, उसमें किस तरह से असर पड़ा, ये उनके उन लेखों पर जो रूस से लौट करके उन्होंने लिखे थे, उससे समझ में आता है। देखिए, ये वो ऐसा दौर था जिसमें लगभग सभी लेखक लिख रहे थे, सभी बड़े राजनेता लिख रहे थे। महात्मा गांधी भी लिख रहे थे, मौलाना आजाद भी लिख रहे थे,
तिलक और गोखले ने भी लिखा। तो ये सारे के सारे लोग लिख रहे थे और इनके लेखन से सबसे बड़ी चीज हमें ये है, दो चीजें समझ में आती है। एक तो उनकी पूरी की पूरी जो एक सोचने की प्रक्रिया है उसको समझने में हमें मदद मिलती है, वो कैसे मनुष्य हैं, किस तरह का विजन है उनके पास, और दूसरे वो एक आजाद भारत की कल्पना किस तरह से कर रहे हैं ये भी समझने में। देखिए, हालांकि ये विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना भी उसी समय के राजनेता हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को इतिहास में अकेला उनको कह सकते हैं कि आप एक उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने एक नया देश बना दिया, और ये बहुत कम इस तरह के लोग आपको मिलेंगे इतिहास में जो एक नए देश के जनक हो, तो मोहम्मद अली जिन्ना है। लेकिन ये देख करके कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने उन्होंने भी वहीं से पढ़ाई की थी, तो वो भी 12 इतला थे। जवाहरलाल नेहरू भी विलायत से पढ़ के आए थे, वो भी विलायत से पढ़ के आए थे। बहुत अच्छी अंग्रेजी, जवाहरलाल नेहरू से बेहतर अंग्रेजी बोलते रहे होंगे। लेकिन जिन्ना ने अपने पूरे जीवन में एक शब्द नहीं लिखा, ये कल्पनातीत है। जबकि उन्होंने एक अखबार भी शुरू किया, डॉन अखबार, जो आज पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण अखबार है, उसके संस्थापक जिन्ना थे। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने उस अखबार में एक संपादक के नाम पत्र या एक कोई संपादकीय तक नहीं लिखा, कोई किताब की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए जिन्ना के पास कोई विजन नहीं था कि जो पाकिस्तान बना रहे हैं आखिर वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। अभी मैंने हाल में एक इंटरव्यू सुना पाकिस्तान रेडियो पर, आर्काइव्स में, यूट्यूब पर पड़ा हुआ था, और सर जफरुल्लाह खां जो पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री भी थे, जिन्ना के बड़े विश्वसनीय थे और यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त वकील के तौर पे उभरे थे। सर जफरुल्लाह खां से वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बार बार पूछ रहा है कि क्या कभी आपसे कायदे आजम ने इस बात पे कभी चर्चा की कि ये पाकिस्तान का संविधान, इस पे चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान में संविधान क्यों नहीं बन पाया। 73 में जाकर के उनका संविधान अभी जो इस समय चल रहा है वो 73 में जाके बना। तो वो बार बार पूछ रहा था कि कायदे कुछ लिखा होगा, कोई नोट होगा, कोई पत्र होगा, कोई टिप्पणी होगी कि वो किस तरह का संविधान चाहते हैं या किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। तो वो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि ना तो कायदे आजम ने कभी कोई सपना देखा था कैसा देश बनाना है, ना इसके बारे में कोई जिक्र किया, ना कोई कुछ लिखा, ना कुछ छोड़ा। वो बस अब बन गया देश तो बन गया देश। तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं किस तरह का वो मुल्क बना। और जवाहरलाल नेहरू की जो सपना था, जो भविष्य को लेकर के उनके सोच थी, वो हमारे संविधान में दिखाई देती है। आप देखिए, ये आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता कि 1947 के बैकग्राउंड में जब चारों तरफ खुरेजी हो, चारों तरफ कत्लो गारत हो, लाखों लोग उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, उस बीच में खड़े होकर के एक ऐसा संविधान बनवा लेना जो धर्मनिरपेक्ष हो। जबकि देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि भाई हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, वो साथ नहीं रह सकते। तो बड़े आराम से वहां एक इस्लामी स्टेट बन रही थी, यहाँ हिंदू राज बन जाता। लेकिन कैसे जवाहरलाल नेहरू ने, और भी संविधान सभा में बड़े बड़े लोग थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे और बहुत सारे लोग थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे, सबका कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जवाहरलाल का अगर आप उनमें किसी एक का सबसे ज्यादा आप कहें तो वो जवाहरलाल नेहरू का आप पाएंगे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसों को देख लीजिए, ज्यादातर मुश्किल प्रश्नों पर जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर के जवाब देते थे और कन्विंस करते थे। तो ये एक अगर आप सपना नहीं देखते, अगर आप विचारक नहीं है, तो आप अपने भविष्य का समाज कैसा होगा इसके बारे में नहीं सोच सकते। जवाहरलाल नेहरू का लेखन हमें इसमें मदद देता है। वो वैसे तो अब जवाहरलाल नेहरू का समग्र छपा है, उनके सारे भाषण, उनके डिबेट्स, उनके पत्र सब छपे हैं। लेकिन चूंकि हम उनकी जो मौलिक किताबें उन पर बात कर रहे हैं, तो आप उनको पढ़ करके देखें ना कि कैसा समाज बनाना है, ये आपके समझ में आता है। अब आइए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो विश्व इतिहास की झलक है, वो भी इस अर्थ में अद्भुत है कि किसी भी अध्येता के लिए, किसी भी गंभीर छात्र के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दुनिया को समझना चाहता है, उसके लिए वो एक जरूरी पाठ्य सामग्री है। आप देखिए, दुनिया में हम करीब लगभग अगर आप पाएंगे
तो 1 लाख से कुछ कम वर्षों का जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह रहे हैं, वो ये मनुष्य जाति का इतिहास है। और लगभग 6000 वर्ष हुए हैं जब एक भाषा, मतलब लिपि वाली भाषा की इजाद कही जाती है कि हुई। धीरे धीरे वो लिपियां विकसित होती गई और भाषा समृद्ध होती गई, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन इस लंबी कहानी में बहुत सारी सभ्यताएं उभरी, अलग अलग नदियों के किनारे, अलग अलग घाटियों में वो सभ्यताएं उभरी। वो सभ्यताएं कोई 100 साल चली, कोई 1000 साल चली, कोई 2000 साल चली, वो नष्ट हुई, नई सभ्यताएं आई। तो ये सारी की सारी चीजें शून्य से नहीं हो रही थी, इनके पीछे एक खास तरह के विकास की गति थी। और एक खास तरह का जो जिसे उर्दू में इर्तिका कहते हैं, वो था। तो इसको समझना कि ये कैसे ये विकास हो रहा था, कैसे ये परिवर्तन हो रहे थे, कैसे अलग अलग संस्थाएं बन रही थी, कैसे धर्म बना, कैसे ईश्वर बना, कैसे विवाह की एक संस्था आई, नेशन स्टेट तक हम कैसे पहुंचे। तो ये सारी चीजें, युद्ध हुए, शोषण की तमाम संस्थाएं विकसित हुई पूरी दुनिया में, जिसमें गुलामी भी थी, जिसमें रंगभेद भी था, जिसमें जेंडर प्रेजुडिसेस थी, जिनमें हमारी वर्ण व्यवस्था थी। इन सबको समझना और इन सब के लिए जो पैरेलल एक संघर्ष चल रहा था, इनसे मुक्ति के लिए, है ना, एक बेहतर समाज बनाने के लिए, उनको समझना, अगर ये हम चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अनिवार्य पाठ्य सामग्री की तरह हमको ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लेना चाहिए। और लिया गया है। आपने सही कहा शुरुआत में कि 20वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी गद्य के बेहतरीन नमूने हैं, उनमें जवाहरलाल नेहरू का लेखन भी है। और लोकप्रियता भी मुझे लगता है कि किसी के लिए ये लोकप्रियता, किसी भी रचनाकार के लिए, किसी भी क्रिएटिव दिमाग के लिए एक ईर्ष्या का विषय होगी। आज भी जवाहरलाल नेहरू की रॉयल्टी अगर आप पता लगाएं, एक जमाने में संस्था साहित्य मंडल के एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, तो मैं खुद ही चमत्कृत था कि इतनी जबरदस्त रॉयल्टी आज भी मिल रही है। और अब तो खैर उनका कॉपीराइट मुझे लगता है अभी होगा, क्योंकि 60 साल या शायद खत्म हो गया हो, लेकिन वो एक अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अभी खत्म। तो वो इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद उनकी संतानों के लिए वो एक अच्छा आय का स्रोत रहा होगा, ऐसा मेरा अपना समझना है। तो कुल मिलाकर के उनको एक लेखक के तौर पर भी एक जो पहचान मिली है, वो बहुत कम राजनेताओं को मिलती है। लेनिन के अलावा मुझे तो 20वीं शताब्दी में कोई याद नहीं आता जिसका लिखा हुआ इतना ज्यादा पढ़ा गया हो, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ हो। वैसे कहने को आप कहिए हिटलर की कथा भी बहुत बिकी है, बहुत पढ़ी गई है, तो लेकिन वो एक लाइटर उसमें आप कह सकते हैं। गंभीर पाठकों के बीच में जवाहरलाल नेहरू का गद्य बहुत प्रिय गद्य के तौर पे, बहुत जिसे आप आत्मीय गद्य के तौर पर स्वीकार किया गया। और लगभग सारी भाषाओं, भारत की सारी भाषाओं में तो हुआ है, दुनिया की सारी भाषाओं में हुआ होगा, मुझे पता नहीं कि और कितनी भाषाओं में हुआ है, लेकिन मतलब एक बड़े पैमाने पर उसका एक पाठक वर्ग बना होगा। जी जी, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। मैं इसके साथ जो उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है, जो मेरी कहानी या उनकी जो ऑटोबायोग्राफी, वो भी मैं समझता हूँ कि बल्कि बड़े लेखकों ने उसके बारे में कहा है कि वो 20वीं शताब्दी के महानतम जो राजनेताओं की आत्मकथाएं हैं, उनमें उसका शुमार होता है। और उस किताब की भी आप एक अगर चर्चा करें तो मैं समझता हूँ हमारे जो श्रोता दर्शक साथी हैं उनको लाभ होगा। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भूल गया, तो वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण कृति इस अर्थ में है ना कि उस समय जो कुछ, देखिए, आनंद भवन जो था वो 30 और 40 के दौरान इलाहाबाद में जो इनका पैतृक घर आनंद भवन है, वो एक तरह से कांग्रेस का हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सबसे ज्यादा मीटिंगें दो ही जगह हुई हैं, या तो आनंद भवन में हुई है, या वर्धा में जब गांधी जी चले गए थे तो सेवाग्राम में हुई।
मतलब किसी एक स्थान पर इतनी ज्यादा बैठकें, बाद में दिल्ली राजधानी हो गई होगी बात। तो और बहुत महत्वपूर्ण फैसले वहां किए गए। वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे, डॉक्टर के एम अशरफ थे, बहुत सारे लोग उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से आनंद भवन में काम करते हैं। तो ये जब आप उनकी आत्मकथा पढ़ते, हालांकि देखिए उस आत्मकथा में वो बहुत सारी चीजें, जिसे आप कह सकते हैं जो महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ एक प्रयोग में बहुत सारी चीजें जो मिलती हैं, उनसे वो आत्मकथा वंचित है। शायद उस तरह के उस पर एक दोनों के सोचने के अपने तरीकों में फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जो उस समय घट रही थी उनकी जानकारी मिलती है। मसलन अभी एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई कि चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत हुई 1930 में, जनवरी 1930 में, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को पता था उनका, मतलब आपने व्हाट्सएप स्कूल पे देखा होगा कि बहुत सारे प्रचार जो होते हैं उस तरह के, तो जब आप उसे पढ़ते हैं और उसके साथ साथ यशपाल का सिंहावलोकन साथ रख के पढ़ते हैं, या अभी हाल में एक हॉलिप नाम के एक सज्जन थे जो आईपी अफसर थे और तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहे, उनकी एक किताब अभी आई है, नो 10 कमांडमेंट। इन सब को उस प्रसंग को लेकर पढ़ते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ सकता है कि ये कितना दयनीय सा प्रयास है जवाहरलाल नेहरू का नाम उस कंट्रोवर्सी में घसीटने का। लेकिन ये कोई शक नहीं कि उस कथा को अगर आप हिंदुस्तान के ये 3-4 दशकों की जो राजनीतिक संघर्ष यात्रा है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं, और बल्कि उसको तो जो अवध के किसान आंदोलन को भी अगर आप समझना चाहते हैं, तो दूसरी रेफरेंस सामग्री के साथ साथ इस किताब को भी देखना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और उनकी जो सबसे लोकप्रिय पुस्तकें हैं उनमें से एक है। जी जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि आपने तो जेलें भी देखी, आप बड़े पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, तो जेल में रहकर जो आपने पहले बात कही कि सुविधाएं मिलती है, लेकिन वो बहुत मिनिमम सुविधाएं रही होंगी, लेकिन वहाँ की एक मानसिकता भी होती है। वहाँ पर क्रिएटिव सोचना अपने आप में बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि आपने जेलों का भी अध्ययन किया है और उसको बहुत उस तरह से देखा है। और उस समय के इतिहास को देखें अगर, तो उस समय लोगों को यात्राएं भी दी जाती थी। हालांकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को थोड़ी अलग तरह की सुविधाएं मिलती होंगी, लेकिन वो जो एक कारावास की मानसिकता है, उसको मतलब उस समय में एक क्रिएटिव सोचना या इस तरह की बात करना कितना महत्वपूर्ण है वो? देखिए, इसमें तो फिर हमें अंग्रेजों की भी तारीफ करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये सारे तो उनके लिए एक शत्रु की तरह थे। लेकिन अगर जब ये जेलों में गए तो इनको वहाँ पढ़ने के लिए किताबें दी गई, इनको ऐसा माहौल दिया गया जहाँ बैठ के लिख सकें, पढ़ सकें, तो हमें उनकी भी तारीफ करनी चाहिए कम से कम। इतना तो, हालांकि आम कैदियों की स्थिति जाहिर है बहुत खराब रही होगी, क्रांतिकारियों के भी कई अनुभव हैं, लोगों ने वहाँ पे आमरण अनशन करके अपनी जानें दी हैं उन जेलों में। तो पर उसके साथ साथ ये भी है कि जो व्यक्ति गया वो भी बजाय इसके कि छोटी मोटी सुविधाओं के लिए लड़ने के, वो उनसे किताबें, कागज कलम ये सब अगर मांग रहा है और वो मिल जा रही है, वो लिख रहा है। खासकर जवाहरलाल नेहरू का तो मुझे इसलिए भी थोड़ा बड़ा जो है, जिसे आप अंग्रेजी में अमेजिंग कहेंगे, अद्भुत लगता है कि जैसे मैंने नैनी में मैंने वो कोठरी देखी जहाँ जवाहरलाल नेहरू रहते। अब वो ये भी थोड़ा हमारे समाज का एक वो है कि भाई बड़े बाप के बेटे थे, और मोतीलाल नेहरू का जो यूनाइटेड प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनसे एक तरह से व्यक्तिगत वो था, तो उनको एक अलग कमरा दिया गया जिसमें शौचालय भी था, एक छोटा सा खाना बनाने का भी स्थान था। वो और कैदियों को तो नहीं मिला होगा। और लेकिन फिर भी ये तो निश्चित है कि आखिर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने के लिए जितने रेफरेंस की जरूरत है वो लाइब्रेरी तो नहीं वहां उपलब्ध हो पाई होगी।
वो तो अपनी स्मृति से ही उन्होंने किया होगा। अच्छा, इस बीच में देखिए मैं भूल गया एक प्रसंग उनके लेखक के तौर पे। मैंने देखा, देखिए सरस्वती एक पत्रिका जो फिर शुरू हुई है, लेकिन अब जाहिर है कि 1900 में जब सरस्वती शुरू हुई थी तो उसकी जो हैसियत थी, तो इलाहाबाद से सरस्वती छपती थी। सरस्वती में एक लेख छपा जो भारत की जो सामासिक संस्कृति है उसके खिलाफ था, और वो एक तरह से आज की भाषा, उस जमाने में तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल होता था, वो हिंदुत्व के पक्ष में लिखा गया लेख था। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा में बंद थे, और जवाहरलाल नेहरू ने अल्मोड़ा से उसका रिजॉइंडर भेजा। इसका मतलब वो पत्रिका कहीं ना कहीं से अल्मोड़ा जेल में उनके पास पहुंची होगी, उन्होंने पढ़ा और अपने हाथ से लिख करके। जवाहरलाल नेहरू जाहिर है कि वो हिंदी में बहुत, मतलब नागरी लिपि वाली हिंदी में वो बहुत सहज नहीं रहे होंगे। उर्दू से उनकी पढ़ाई हुई होगी, फारसी स्क्रिप्ट में काम करने की आदत रही होगी, और हिंदुस्तानी जिसे आप कह सकते हैं उस जुबान का इस्तेमाल करते थे। तो मैंने उनकी वो हस्तलिपि में देखा। वो बाद में वो मुझे लगता है कि श्रीनाथ सिंह संपादक थे सरस्वती के, उन्होंने दोनों को, जो हिंदुत्व वाला लेख था और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू वाला लेख भी छापा है, और थोड़ा अंश उसकी वो हस्तलिपि भी फोटो वो करके, उस जमाने में तो क्या रहा होगा, मुझे लगता है कि उसका ब्लॉक बना होगा, और क्योंकि वो प्रिंटिंग पुराने जमाने वाली प्रिंटिंग है, तो वो मैंने देखा। और बाद में खैर वो अंश, वो प्रसंग वर्तमान साहित्य में हम लोगों ने छापा भी। तो मतलब वो एक जो आपका जो कंटेम्प्रेरी है, जो आपके समय में जो कुछ लिखा जा रहा है और घट रहा है, और खास तौर से एक बड़ी भाषा हिंदी में जिसको पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, तो उससे भी जवाहरलाल नेहरू अपने को वाकिफ रखते थे और उस पर प्रतिक्रिया देते थे। इस लेख से तो यही समझ में आया, और वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अल्मोड़ा जेल से। आप ये कल्पना करिए कि अल्मोड़ा जेल में उन्होंने पढ़ करके और फिर अपने हाथ से लिख करके उसे भेजा, जो यहाँ सरस्वती में छपा। जी। एक बात और भी है कि आपने अभी जेल वाली संस्मरण बताया। मैं ये जानना चाह रहा था कि उनके भाषणों को भी ये कहा जाता है कि वो दुनिया की जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल भाषण कहें उनमें गिने जाते हैं, और खासतौर से 20वीं शताब्दी का सबसे महान भाषण द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को माना जाता है। और वो शायद हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी वो पेबस्त है, पुराने और जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं। तो उस लेख के बारे में, उस भाषण के बारे में भी आप अगर बात करें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया था जो 1951 में, 50-51 में जो 300 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, वो मैंने सिर्फ इसलिए उसका जिक्र किया कि आप देखिए कम्युनिकेशन स्किल उससे पता चलती है। आप कैसे किन लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, एक ऐसी भाषा में संवाद कर रहे हैं जो उनकी अपनी मातृभाषा नहीं, और कितना ज्यादा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितनी ज्यादा आपकी वो जिसे संप्रेषणीयता है आपके भाषणों में, वो है। तो ये जो टेस्ट विद डेस्टिनी, जो नियति से साक्षात्कार है, ये भी अगर जो कुछ उसके बारे में छपा है वो सही है, तो ये मैं तो नहीं कल्पना कर पाता कि एक्सटेम्पोर रहा होगा, या बिना पूरी तैयारी के, बिना, आजकल तो प्रधानमंत्रियों के, और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, हर विषय पर प्रधानमंत्री को पारमाणविक नीति से लेकर के और जल विद्युत तक बोलना होता है। तो एक भाषण लिखने के लिए पूरी एक टीम होती है, और वो लिख करके देती है, और थोड़ा बहुत तो इनपुट जो भी प्रधानमंत्री हो वो उसमें देता है। लेकिन वो भाषण जो उन्होंने 12 बजे रात में दिया, 14/15 की रात में, वो अद्भुत है। मतलब वो तो एक पूरी सभ्यता की यात्रा है। एक ऐसा देश जो सैकड़ों सालों से गुलाम था, और उसने ये उसकी नियति थी कि वो आजाद होगा, उसी नियत से वो साक्षात्कार कर रहा है। तो ये जाहिर है कि भाई
जवाहरलाल नेहरू के पास एक अद्भुत भाषा थी। वो गद्य भी उनका कई बार कविता की तरह लगता है, ये भी कविता ही है जब पढ़ रहे हैं कि आप नियत से साक्षात्कार, जब दुनिया सो रही है तो हम नियत से साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये है अपने आप में एक बहुत अद्भुत गद्य है। इस तरह के बहुत प्रसंग है। आप देखिए भाखड़ा नांगल बांध का जब वो उद्घाटन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, तो ये केवल भाषा नहीं है, ये अंदर से जो पूरी की पूरी आपकी सोच है, जो आपका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आपकी जो जिसे आप कह सकते हैं विवेक को तरजीह देने की जो प्रवृत्ति है, मतलब आस्था के ऊपर विवेक को तरजीह देना, ये जवाहरलाल नेहरू के भाषणों से समझ में आता था। भाई आप अगर एटनबरो की गांधी फिल्म आपको याद हो, तो जवाहरलाल नेहरू में ही इतनी क्षमता थी और इतना आत्मविश्वास था कि पगलाई भीड़ सिखों और हिंदुओं की जो मुसलमानों पर हमला करने जा रही है, और वो छड़ी लेकर के उसके सामने कूद जाते हैं और अपने दो चार वाक्य जो एकदम गुस्से में और तमतमाए उसमें बोलते हैं, उसका ये नतीजा है कि वो भीड़ चली जाती है। तो ये जो आपका नैतिक बल है, असल में जो आप भाषण देते हैं, वो सिर्फ भाषा से मामला नहीं बनता। आपके के अंदर क्या नैतिकता है, क्या उस जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे किस तरह की का नैतिक बल है, इसका भी असर पड़ता है। तो जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे भाषणों का तो मुझे लगता है कि जो पूरा, जब वो एक तरह से पूरा डूब गए, वो लगता है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो एकदम वो भाषा को उसने ट्रांसग्रेस कर दिया, भाषा का अतिक्रमण करके वो किसी दूसरे एक लोक में ले गई। तो वो दृश्य आपको बहुत कम, मतलब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि और भी राजनेता हैं जिनके बारे में आप इस तरह का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ऐसा अनुभव अक्सर कराते हैं अपने गद्य से। जी, एक बात और भी कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भाषण भी दिए, उससे पहले वो अखबारों के लिए लेख लिखते रहे। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है कि जब वो प्रधानमंत्री हुए पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ भी अखबारों में लेख लिखे और छद्म नाम से लिखे। वो प्रसंग भी मुझे लगता है कि हमारे साथियों को जानना जरूरी होगा। असल में मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि वो पहले तो उन्होंने कॉलम लिखे हैं जब प्रधानमंत्री नहीं थे, दूसरे नामों से, चाणक्य इस तरह का कोई मुझे ध्यान आ रहा है, कोई वो है। लेकिन ये बात सही है कि कई बार लोकसभा में भी कई बार उनकी बहसों को आप देखिए संसद की, तो आप पाएंगे कि जब वो पूरा, जिसे आप कहते हैं कि बेशर्म होकर अपने सरकार का सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, कई बार उन्हें स्वीकार स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं ये गलतियां हो रही हैं, या कई बार इस पर भी मैंने उनको इसरार करते देखा है कि अभी हम सीख रहे हैं और धीरे धीरे हम बेहतर करेंगे। मैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स बड़े ध्यान से पढ़ता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि उस तरह का बड़ा जो एक दिल होता है, एक वो सिर्फ भाषा से नहीं आता, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। और जाहिर है कि आपके पास एक अच्छी भाषा हो, और वो जवाहरलाल नेहरू के पास है, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। तो वहां पर वो एक असाधारण व्यक्ति की तरह नजर आते हैं। नहीं, मैं क्या वो लेख उपलब्ध है क्या जो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ लिखे हैं? आपकी जानकारी में है वो इस तरह के? मतलब ये चर्चा में रहता है कि साहब उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ अखबारों में लेख लिखे जो निर्णय होते थे किसी भी समय लोकसभा में, संसद में। मेरी स्मृति में तो नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। मुझे इतना याद है कि वो कुछ कॉलम उन्होंने लिखे जो उपनाम से लिखे, छद्म नामों से लिखे, चाणक्य इस तरह के किसी उससे लिखे। लेकिन एक बार सरकार बना लेने के बाद अपनी सरकार के खिलाफ लिखे, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इस पे थोड़ा तलाशना पड़ेगा, जो लोग बेहतर जानते होंगे बता पाएंगे। इधर काफी समय
पिछले 5-7 साल में हमने देखा है कि नेहरू को लेकर बहुत सारी किताबें भी आई है। जैसे हमारे वरिष्ठ आलोचक आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कौन है भारत माता किताब प्रस्तुत की। इसी तरह से पीयूष बबेले की जो किताब है नेहरू ऊपर मिथक और यथार्थ, और अंग्रेजी में भी बहुत सारे हमारे समकालीन लेखकों ने भी उन पर काम किया है। तो नेहरू के प्रति जो एक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है नए लेखकों में या हमारे समय के समकालीन बड़े लेखकों में, चाहे रामचंद्र गुहा हो या कोई दूसरे लेखक, तो उन सब ने नेहरू के लेखक के रूप में को हाइलाइट करने की या वो जो कोशिश की है, तो एक बड़े लेखक को याद करने का ये जो हमारे यहाँ मतलब एक चलन विकसित हुआ है या ये परंपरा बनी है, इसको आप किस रूप में लेंगे? देखिए, इस समय बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही। नेहरू पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, आप रोज देखेंगे। अभी एक मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, उन्होंने भी एक मोर्चा खोल रखा है। और ये जो व्हाट्सएप स्कूल है उसकी तो मुझे लगता है कि वो तो इतना कुत्सित और घृणित किस्म का प्रचार करते हैं कि उनके बारे में तो शायद तो बहुत गंभीरता से बात करना भी समय की बर्बादी है। लेकिन नेहरू एक बड़ी चुनौती बन के उभरे। तो दिलचस्प चीज ये है कि अगर आप 50s में देखें तो कम्युनिस्ट भी नेहरू पर प्रहार कर रहे थे। और 60s 70s में भी जो लेफ्ट था उसका एक गड़ा तो नेहरू के प्रति उदार हो गया था, नेहरू के प्रति सहानुभूति रखता था। लेकिन एक दड़ा नेहरू को लेके बहुत क्रिटिकल था। और जाहिर है कि जनसंघ कमजोर पार्टी थी उस दौर में, लेकिन आरएसएस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये सब तो नेहरू के भाई समाजवाद और सहकारी खेती और पब्लिक सेक्टर इन सब को लेकर के तो स्वाभाविक है, या एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाने को लेकर के इनके मन में नेहरू को लेकर के एक आलोचना का भाव था, स्वाभाविक है। इधर पिछले जब से मोदी जी की सरकार बनी तो ये 7-8 सालों में नेहरू पे बहुत हमले हुए। और पता नहीं मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मोदी जी जवाहरलाल नेहरू को एक चुनौती की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि जवाहरलाल नेहरू अगर उनको उनका कद छोटा ना किया जाए तो इनका कद बड़ा नहीं होगा। मेरा मानना है कि इससे उभरना चाहिए इन्हें। आप देखिए, एक 3 मूर्ति भवन में एक अद्भुत किस्म का रेफरेंस केंद्र था वो। और सारे सीरियस रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ जाते थे, सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जाते थे, छात्र जाते थे और वहाँ जा करके अपना काम करते थे। उसे नष्ट करके आपको क्या मिलेगा? लेकिन उसे नष्ट करने की कोशिश की गई। उसे प्रधानमंत्रियों का एक संग्रह, भाई प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय अलग भी बना सकते थे। और फिर प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में जरूरी नहीं है कि वो सीरियस रेफरेंस मटेरियल उपलब्ध हो जो वहाँ उपलब्ध था, क्योंकि उस सीरियस रेफरेंस मटेरियल को उपलब्ध कराने के लिए भी एक खास तरह की बौद्धिक चेतना और एक खास तरह की प्रतिभा की जरूरत है, जो दुर्भाग्य से जो उनके शत्रु इस समय है उनके पास नहीं है। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास नहीं है। तो ये इससे बस यही हुआ कि जैसे ही इन्होंने हमले किए, आप देखिए हम लोग सब लोग भूले हुए थे कि जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को क्या होता था, 27 मई को क्या होता था। पिछले 20 साल से कुछ नहीं हो रहा था, 20-25 सालों से। अचानक पिछले 2-3 सालों से आप पाएंगे कि इसमें बाढ़ आ गई। सारा सोशल मीडिया पिछले 27 मई को मैं देख रहा था कि एकदम टूट पड़ा। और 14 नवंबर को लोगों को फिर से याद आने लगा कि नहीं नहीं, कोई चाचा नेहरू थे और कोई बाल दिवस होता था। तो ये एक रिएक्शन, मतलब एक्शन पर रिएक्शन जैसी चीज होती है, वो बड़े पैमाने पर हुई। तो ये दिलचस्प है कि लेफ्टिस्ट जो एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू के आलोचक थे शुरुआती दिनों में, और वो अब खुल करके आ गए। उन्हें लग रहा है कि ये हमारी साथी है और इसे बचाना चाहिए। और सही है, को बहुत सारी चीजें, ये धर्मनिरपेक्षता, ये लोकतंत्र, ये सब हमारी साथी है। अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो फिर इस देश में रहेगा क्या? तो इन सब को बचाने के लिए हमको बार बार जवाहरलाल नेहरू के पास जाना चाहिए।
जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़नी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। वो तब तक रिलेवेंट बने रहेंगे जब तक ये खतरे हमारे सामने हैं, जो लोकतंत्र को नष्ट करने में लगे हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने में लगे हैं, या जिसे जैसे भारत माता का प्रसंग मैंने अभी आपके सामने सुनाया। भारत माता सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है, अटक से कटक नहीं है। भारत माता उसमें रहने वाले 130-140 करोड़ लोग हैं, और हमें उनके बारे में अगर हम चिंतित नहीं होंगे तो हम नक्शे के बारे में चिंतित होकर के या 70 फीट 80 फीट ऊंचे झंडे लगा करके हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपने सही कहा कि इधर जवाहरलाल नेहरू को लोग ज्यादा याद कर रहे हैं और बड़े मिलिटेंट तरीके से याद कर रहे हैं। अच्छी बात है कि उन्हें लग रहा है कि भाई अगर जवाहरलाल नेहरू को हम भूल जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी नष्ट हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा वो है। जी, तो बहुत अच्छी बातचीत। हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, वैसे 2-3 मिनट बचे हैं। तो नेहरू को एक लेखक के रूप में हम याद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बड़े लेखक के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो अपनी जगह है ही, लेकिन हमारे समय में उनके ऊपर जितने भी हमले हो रहे हैं उनका जवाब भी लोग दे रहे हैं। लेकिन एक लेखक को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसके लिखे हुए को पढ़ा जाए, और अब तो वो तमाम भारतीय भाषाओं में उनका साहित्य, उनका लिखा हुआ और उनका बोला हुआ जो भी था, वो सारा उपलब्ध है। और मुझे याद पड़ता है कि ऑक्सफोर्ड ने और बड़े तमाम अच्छे-अच्छे प्रकाशकों ने, बहुत अच्छे लेखकों ने उनकी बहुत सारी अच्छी किताबें अंग्रेजी में भी और दूसरी भाषाओं में भी संपादित की है। तो मैं अपने साथी दर्शक लेखक मित्रों से यही अनुरोध करूँगा कि नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है उसे पढ़ा जाए, फिर से देखा जाए, क्योंकि उनके पास देश को बनाने का एक बड़ा विज़न था। उस विज़न को हमें देखना पड़ेगा, और तभी शायद हम अपने एक लेखक के रूप में भी और एक राजनेता के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनको बेहतर ढंग से याद कर सकेंगे। जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमचंद जी, आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।